नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे एज पर लेटेस्ट पैटर्न डिस्कस किए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जीएसबीए कम्स फ्रॉम एलाइड एंड इट्स एलाइड सेक्टर। तो बोलते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल जीएसबीए का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों से जो है वो आता है। अगर हम बात कर रहे हैं 2024-25 की, तो हम बात कर रहे हैं जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है वो बात कर रहे हैं। तो वित्त वर्ष 2024-25 में जो है वो कुल जीएसबीए में जो कंट्रीब्यूशन है एलाइड और एलाइड सेक्टर का, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, वो है 13.74%। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक देखिए एचपीआरसी के द्वारा अभी तक जो लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं। देखिए, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो आता है इसमें भी सब सेक्टर आगे चलकर जो है वो आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि एग्रीकल्चर का ऐसा कौन सा सब सेक्टर है जिसका जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जीवीए में, और वो 2024-25 का ही डाटा पूछा गया था। तो वहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई थी, वहाँ पर एक क्रॉप सब सेक्टर ऑप्शन दिया गया था, एक लाइव स्टॉक सब सेक्टर ऑप्शन दिया गया था, एक फिशिंग कर जो है वो सब सेक्टर ऑप्शन दिया गया था, और एक जो है वो फॉरेस्ट्री कर जो है वो ऑप्शन दिया गया था। अब इनमें से अगर हम बात करते हैं तो इनमें से जो है वो क्रॉप सब सेक्टर जो आता है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। अगर हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जीवीए में बात करते हैं तो क्रॉप सब सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 57.12% जो है वो रहता है। मिशन एलाइड में ही अभी एक दो पिछले पार्ट आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी सेक्टर में जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहता है वो फिशिंग सब सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन सबसे कम रहता है। इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 1.03% जो है वो रहता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सब सेक्टर का रहता है और कितना परसेंट वो रहता है वो ध्यान रखना है। सबसे कम किस सब सेक्टर का रहता है और वो कितना परसेंट रहता है वो भी ध्यान आपने रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोस्ट बर्थ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर बेटी है अनमोल स्कीम। तो एक बेटी है अनमोल स्कीम जो है वो चलाई गई है। अब बोलते हैं ये जो बेटी है अनमोल स्कीम चलाई गई है इसके तहत जो है वो असिस्टेंस भी दी जाती है। तो बेटी है अनमोल योजना के तहत जन्म के बाद प्रदान की जाने वाली जो वित्तीय सहायता है वो कितनी है। तो जन्म के बाद जो यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाती है वो दी जाती है 21,000। कितनी? 21,000 यानी कि 21,000 रुपया वो दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम बेटी है अनमोल योजना के बारे में जो है वो जान लेते हैं। अब देखिए, बेटियों को बचाने के लिए जो है वो बेटी है अनमोल योजना एक चलाई गई है। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? टू इम्प्रूव द एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द गर्ल्स इन एजुकेशन। तो लड़कियों का एजुकेशन में जो है वो एनरोलमेंट, टेंशन और कंटिन्यूएशन यानी कि वो कंटिन्यू कर सके पढ़ाई में, उस चीज को इंश्योर करना जो है वो इसका मुख्य जो है वो मोटिव है। और इसी के तहत स्कॉलरशिप के तौर पर जो है वो बीपीएल कैटेगरी में जो फैमिलीज आती हैं उनको जो है वो 21,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। अगर हम ये भी बात करते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ये पूछ लेता है कि जैसे कि दिसंबर 2025 तक जो है वो कितनी बेटियों को या फिर कितने परिवारों को इस योजना के तहत बेनिफिट मिला। तो अभी तक 319 परिवारों को इसके तहत बेनिफिट मिल चुका है। इसका जो बजट है वो 1 करोड़ रुपए का है। 0.68 करोड़ रुपये जो है वो अभी तक खर्च किया जा चुका है। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है इस योजना के बारे में, बेटी है अनमोल योजना। वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी है। यहाँ पर भी जो है वो बेटियों को बचाने की, उनको पढ़ाने की बात की जाती है। लड़कियों की शादी के लिए सरकार अलग अलग तरह से सहायता देती है। हम अक्सर जो योजना पढ़ते हैं वो है मुख्यमंत्री सगुन योजना। इसके तहत 31,000 रुपया जो है वो लड़कियों को दिया जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करती हैं। तो वो भी आपने रिवाइज यहाँ पर साथ में कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोलते हैं, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मशरूम सिटी और खुम्ब नगरी। तो हिमाचल प्रदेश में
मशरूम सिटी के नाम से जो है वो किस शहर को या फिर किस स्थान को जो है वो जाना जाता है। अब देखिए मशरूम सिटी की जब बात हो रही है तो मशरूम सिटी के नाम से जो है वो सोलन को जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो या इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपने एक और पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके बारे में अक्सर ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो है वो कहाँ पर स्थित है। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। सोलन डिस्ट्रिक्ट कौन से ईयर में बना था? देखिए पहले ये महासू का पार्ट हुआ करता था। 1972 में जब महासू को भी अलग अलग भागों में बांटा गया तब वहां से सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो निकलकर जो है वो आया। सोलन में जो मुख्य घाटियां आती हैं उसमें दून वैली आती है, सप्रून वैली जो है वो आती है, ये मुख्य वैलीज यहाँ की हैं। कुनिहार घाटी भी जो है वो यहाँ पर आती है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहले एक रियासत हुआ करता था। बघाट रियासत जो आप पढ़ते हैं, अत्यधिक क्षेत्र बघाट रियासत के तहत जो है वो सोलन का आता था। अगर हम बघाट की ही बात करते हैं तो बघाट की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना कहीं पर हरिचंद पाल लिखा गया है, कहीं पर बसंत पाल लिखा गया है, तो ध्यान रखना है कि इनके द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। अब इस रियासत में अगर हम बात करते हैं कि इस रियासत में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लॉर्ड डलहौजी की एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी, हड़प की नीति जो था वो आई थी, जिसमें जो है वो किसी भी राजा का कोई नेचुरल हायर नहीं है, कोई अपना पुत्र नहीं है, तो वो रियासत अंग्रेजों के तहत चली जाती थी। तो बघाट रियासत जो है वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के तहत जो था वो आ गई थी, अंग्रेजों के अधीन जो था ये आ गई थी। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ के राणा हुए दिलीप सिंह भी जो है वो ये भी इनके बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। दिलीप सिंह जो है वो गद्दी पर बैठे थे लगभग 1862 के आसपास, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि बघाट के जो अंतिम शासक हुए वो कौन हुए? वो हुए राणा दुर्गा सिंह। राणा दुर्गा सिंह जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बघाट में एक सोलन दरबार लगा था। सोलन दरबार 26 जनवरी 1948 को लगा था, जहां पर हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो था वो किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो बघाट के ही अंतिम शासक ये जो राणा दुर्गा सिंह थे इनके द्वारा जो था वो की गई थी। तो इतना आपने जो है वो यहाँ से ध्यान रख लेना है। इंपॉर्टेंट खुंब नगरी इसको बोलते हैं, मशरूम सिटी इसको बोलते हैं। पहले बघाट हुआ करता था। बघाट के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, हिमाचल का नामांकन जो हुआ बघाट दरबार या सोलन दरबार में, उसके बारे में आपको पता चल गया। यहाँ की वैलीज आपको जो है वो पता चल गई। इतना सा जो है वो आप यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो ध्यान रखना। फॉर्मेशन कब हुई? 1972 में इसकी फॉर्मेशन जो था वो हुई थी। इतना आपने जान लिया बघाट के बारे में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, क्या अगले क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन डिड टेरिटोरियल काउंसिल वाज कन्वर्टेड टू हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए क्या हुआ, पहले जब हिमाचल प्रदेश बनता है तो पूरी कहानी में बार बार रिवाइज करता रहता हूँ, अब आपको याद भी हो गई होगी। 1948 में 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो ये जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो बनता है। एनसी मेहता की अध्यक्षता में इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है वो बनाया जाता है। अब उसके बाद जो है टाइम चलता गया। 1951-52 में यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, फिर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार का कार्यकाल चला था, परंतु 1957 में इसको टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बना दिया जाता है। जब टेरिटोरियल काउंसिल बनाया जाता है इसको, तो इसको जो है वो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद जो है उसमें बीतता गया, परंतु 1963 में इस टेरिटोरियल काउंसिल को भी भंग कर दिया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 1963 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 1963 में फिर से इलेक्शन हुए, फिर मुख्यमंत्री फिर से वाई एस परमार ही जो था वो बने थे। उसके बाद भी वो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब वाई एस परमार जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे, ये आपको पता चल गया। परंतु हिमाचल का क्या स्टेटस था? हिमाचल जो है वो 1956 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गया था। अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो इसका जो है वो बरकरार था। वो केंद्र शासित प्रदेश अभी भी ये हुआ करता था 1963 के बाद भी। अब 1963 के बाद हिमाचल के नेताओं की लड़ाई चली कि इसको केंद्र शासित प्रदेश से हटाना है और इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर भी जो है वो नेताओं ने सेंटर में मिनिस्टर्स के साथ मिलना जो है वो स्टार्ट किया। 1970 की बात है, 1970 की बात है कि 1970 में जो है वो इंदिरा गांधी ने जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो क्या किया, बिल लेकर आए, वो बिल जो है वो पास करवाया गया। उसके बाद 1971 में फाइनली ये अनाउंस कर दिया गया कि भाई अब हिमाचल प्रदेश को जो है वो भारत का एक
पूर्ण राज्य जो है वो बनाया जाता है और भारत का ये 18वें नंबर का पूर्ण राज्य जो था वो बना था। 1971 तक जो है वो ठीक था, इसका एरिया भी बढ़कर जो है वो 55,673 हो गया था, परंतु इसमें 12 जिले नहीं हुआ करते थे। 1972 में जो है वो रिफॉर्मेशन की गई, कुछ जिले तोड़े गए, जैसे कि सोलन जिला जो है वो बना। एक जो है वो हम पढ़ते हैं अलग अलग जिले बनाए गए यहाँ पर, कांगड़ा से निकाल कर जो है वो हमने हमीरपुर पढ़ा है, ऊना पढ़ा है, वो जिले बनाए गए। फिर टोटल जिलों की संख्या यहाँ पर जो है बढ़कर 12 हो गई और तब से लेकर अभी तक ये 12 ही स्ट्रेंथ इसकी है। बार बार मैं वर्ड रिपीट करता हूँ कि तब से लेकर अब तक 12 ही जिले हैं और इसमें ही क्वेश्चन HPRC ने पूछा भी है। एक अभी लेटेस्ट कोई एग्जाम हुआ था, उसमें देख रहा था मैं कि क्वेश्चन पूछा गया था कि तब से लेकर 90 कितने जिले यहाँ पर हैं, ऐसा जैसा कुछ क्वेश्चन था, तो वो 12 ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं टीचर के एग्जाम के लिए। सेट का एग्जाम भी अभी हो गया है, बहुत सारे एस्पिरेंट ने खुद को एनालाइज कर लिया है, उनको पता चल गया है कि सब्जेक्ट में वो कितना स्कोर कर सकते हैं, सब्जेक्ट में स्कोर जो है वो करना कितना आसान है और जनरल अवेयरनेस में स्कोर करना कितना आसान है, वो एनालाइज कर पाए होंगे। अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की आप इंपॉर्टेंस समझते हैं तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट शीट्स के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। चाहे आप टीचर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, फार्मेसी ऑफिसर, ना जाने और भी कितने HPRC के एग्जाम है जहां पर जनरल अवेयरनेस पूछा ही जाएगा 35 नंबर का, तो आप इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश हैव एन एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर किलोमीटर, इज इट लेस देन। तो बोलते हैं हिंदी में, देखिए अंग्रेजी में थोड़ा ट्रांसलेशन ठीक नहीं हुआ है। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल जो है वो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। अब हिमाचल के 12 ही तो जिले हैं, 12 जिलों का जो है वो आपको एरिया भी जो है वो टिप्स पर भी याद होना चाहिए। अक्सर मैं बताता भी रहता हूँ कि किस जिले का एरिया जो है वो कितना है, परंतु चलो एक बार फिर से नए तरीके का क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो नए तरीके से रिवाइज भी जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछते हैं कि कितने जिले ऐसे हैं जिनका एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से जो है वो कम है। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे 4 जिले हैं, ये मैं आंसर पहले बता देता हूँ, 4 इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन से ये जिले हैं, एक तो हिमाचल का सबसे छोटा जिला है हमीरपुर, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है। दूसरा आपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखना है, इसका जो एरिया है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है, बिलासपुर का जो है वो आपने ध्यान रखना है। तीसरा आपने ध्यान रखना है सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है, इसका एरिया 1936 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया आता है। और चौथा जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है, इसका एरिया 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जिनका एरिया जो है वो कितना है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। इनका एरिया आपको पता चल गया। अब बेसिक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा जिला जो है वो हिमाचल का कौन सा है। सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है, लगभग 13,841 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 24.86% जो है वो कवर करता है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल के ऐसे कितने जिले हैं जिनका एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से जो है वो ज़्यादा है। तो हिमाचल का एक ही ऐसा जिला है, वो सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति ही है, जिसका एरिया जो है वो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो पूरे हिमाचल के एरिया का 24.86% जो है वो कवर करता है। ठीक है जी, ये भी आपको जो है वो पता चल गया, इतना आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। तो बोलते हैं कि ये बेरास्यूल परियोजना जो है वो किस एजेंसी के द्वारा जो है वो ऑपरेट जो है वो की जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं जो है वो आती हैं। अब बोलते हैं ये जो बेरास्यूल परियोजना आती है ये किसके द्वारा जो है वो ऑपरेट की जाती है। तो इसको ऑपरेट करने वाली जो एजेंसी है वो है NHPC। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाए, क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि ये जो बेरास्यूल परियोजना आती है ये कौन से जिले में जो है वो आती है और कितने मेगावाट की जो है ये परियोजना जो है वो आती है, तब भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पूछा जाए, जो हम लिंक कर कर चीज़ें पढ़ते हैं वैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी डाटा याद रखना है। ये बेरासिल परियोजना जो है वो 180 मेगावाट की जो है वो परियोजना है, पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। तो ये बेरासिल परियोजना जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। बेरासिल जो है वो सहायक नदी भी है, तो वो किसकी सहायक नदी जो है वो बनती है, बेरासिल सहायक नदी बनती है रावी की, तो रावी की ये सहायक नदी बनती है, ये भी आपको पता चला। NHPC इसको जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ये भी आपको पता चल गया। 180 मेगावाट की ये है, ये भी आपको पता चल गया। इतना इस बेरासिल परियोजना के बारे में जो है वो काफ़ी है याद रखने के लिए। चंबा में ही NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट की जाने वाली एक और परियोजना है, उस परियोजना का नाम है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना में चमेरा 1 परियोजना, चमेरा 2 परियोजना, चमेरा 3 परियोजना आती हैं। ये तीनों ही NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं। चमेरा 1 परियोजना की कैपेसिटी 540 मेगावाट, चमेरा 2 परियोजना की 300 मेगावाट और चमेरा 3 की 231 मेगावाट जो है कैपेसिटी है। ठीक है, चमेरा डैम भी है। चमेरा डैम जो बना हुआ है वो कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो वो रावी नदी के ऊपर जो है वो डैम बना हुआ है। तो इतना आपको जो है वो याद रह जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या है, ये भी कुछ परियोजनाओं से ही मिलता जुलता जो है क्वेश्चन है। बोलते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट ऑन द पब्बर रिवर इन शिमला। शिमला की पब्बर नदी पर बनने वाली परियोजना कौन सी है। यहाँ पर देखिए हमारे पास परियोजनाएं दी गई हैं। अब ये पूछा गया है कि कौन सी परियोजना जो है वो पब्बर नदी पर जो है वो है। पहले नंबर पर जो है वो धुम्बाड़ी सुंडा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिया गया है। दूसरे नंबर पर जो है वो यहाँ पर अलियान दुहंगन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिया गया है और तीसरे नंबर पर तिधौंग परियोजना दी गई है। चौथे नंबर पर जांगी थोपन परियोजना जो है वो दी गई है। यहाँ पर सबसे बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर है। जो ये धुम्बाड़ी सुंडा परियोजना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ये परियोजना जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, तो ये परियोजना जो है वो पब्बर नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। पब्बर नदी के बारे में जो अक्सर हम बेसिक क्वेश्चन एक पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं कि पब्बर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो पब्बर वैसे तो हम यमुना की सहायक नदी मोटे तौर पर पढ़ते हैं, परंतु पब्बर टॉन्स की सहायक नदी जो है वो बनती है। और पब्बर नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो शिमला की चंद्रनाहन झील जो आती है वहां से ये पब्बर नदी जो है वो निकलती है। इतना याद रहेगा। इस परियोजना की कैपेसिटी लगभग 70 मेगावाट के करीब जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर और भी परियोजनाएं जो है वो दी गई हैं, अब उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अलियान दुहंगन परियोजना है, तिदोंग परियोजना है और जांगी थोपन परियोजना जो है वो दिया गया है। ये जो जांगी थोपन परियोजना आती है ये किन्नौर में आती है, सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। 960 मेगावाट के करीब जो है वो इसकी कैपेसिटी जो है वो आती है। इस परियोजना के बारे में ये ध्यान रखें। दूसरी ये तिदोंग परियोजना, ये भी सतलुज रिवर बेसिन पर ही है, किन्नौर जिले में ही जो है ये परियोजना स्थित है। लगभग 100 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो आती है। एक जो है वो अलियन दुहंगन परियोजना यहाँ पर जो है वो दिया गया है। जो अलियन दुहंगन परियोजना दी गई है ये ब्यास रिवर बेसिन पर बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये स्थित है। लगभग 192 मेगावाट के करीब जो है वो इस परियोजना की कैपेसिटी जो है वो आती है। कितनी? 192 मेगावाट के करीब इसकी कैपेसिटी है। तो इतना सा ही आप इन चारों परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखिए। पब्बर नदी के बारे में तो क्लियर कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्यास। तो ये जो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, ब्यास की भी अलग अलग सहायक नदियां हैं। अब बोलते हैं कि हाँ, HPRC ने सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। अब बोलते हैं कि इनमें से कौन सी सहायक नदियां ऐसी हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो ब्यास की सारी ब्यास की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में बसपा, सोन, नोगली और बुधिल दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में साहो, मानूनी, न्यूगल और फिर से साहो दे दिया गया है। चौथे में सुजवाइन, फोजल, हंसा या फिर ज्यूनी जो है वो दिया गया है। चौथे ऑप्शन में जो है वो ऑल ऑफ द दीज जो है वो दे दिया गया है। सबसे पहले ये बसपा नदी आप देखिए, ये जो बसपा नदी है ये जो है वो सतलुज की सहायक नदी जो है वो बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। सोन नदी दूसरे नंबर पर जो है वो दिया गया है। सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन भी सतलुज की ही सहायक नदी बनती है। नोगली ऑप्शन में जो है वो दिया गया है, तो नोगली भी जो है वो सतलुज की ही सहायक नदी जो है वो बनती है।
आगे बुधिल जो है वो दिया गया है, तो बुधिल किसकी सहायक नदी बनती है? बुधिल जो है वो रावी की सहायक नदी जो है वो है, बुधिल रावी की है। ठीक है, ये तीनों जो है वो किसकी हैं? ये तीनों जो हैं वो सतलुज की सहायक नदियां बनती हैं और बाकी एक बुधिल की बनती है। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जैसे ही पहला ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। आगे बोलते हैं साहो, मानुनी, न्यूगल, ये जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? अगर हम साहो की बात करते हैं तो साहो ये रावी की सहायक नदी जो है वो है। न्यूगल की बात करते हैं तो न्यूगल तो ब्यास की ही सहायक नदी है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मानूनी की, तो मानूनी भी ब्यास की सहायक नदी है, परंतु ये कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक रावी की सहायक नदी आ गया है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचता है, वही सही आंसर होगा, ऑप्शन सी ही। ये जो सुजवाइन है ये जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, फोजल भी ब्यास की सहायक नदी है, हंसा भी ब्यास की सहायक नदी है और झियुणी भी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास नदी भी आगे चलकर जो है वो पंजाब में हरी का पत्ता नामक जगह पर जो है वो सतलुज नदी के साथ ही जो है वो मिल जाती है। लगभग हमने 3 घंटे की एक लंबी वीडियो जो है वो डिस्कस की है कुछ दिन पहले। ठीक है, आप चाहेंगे तो ऊपर आई जो आइकन आता है, आई बटन जो आता है, उसके ऊपर उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। उसमें जो है वो हमने हिमाचल की सारी नदियां पड़ी हुई हैं, सारी झीलें पड़ी हुई हैं, जितनी भी नदियां हैं, झीलें हैं, ग्लेशियर हैं, पासिस हैं, सब वो जो है वो कवर किया हुआ है। एक बार उसको देख लेना, वहाँ से 3 घंटे में सारा रिवीजन आपका जो है वो आसानी से हो जाएगा। जिन्होंने टेस्ट ज्वाइन की हुई है उनको पीडीएफ भी उसकी जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं व्हाट इज पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मिल्क की जो है वो अवेलेबिलिटी है, प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो कितनी जो है वो है। अब हम यहाँ पर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रति व्यक्ति मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, वो है 698 ग्राम पर डे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है बॉडी के लिए भी, कैल्शियम भी जो है वो यहाँ से मिलते हैं। पर कैपिटा एबिलिटी जो इसकी 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आंकी गई है वो 698 ग्राम पर डे जो है वो आंकी गई है। पूरे इंडिया की अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे ना, पूरे इंडिया की नेशनल एवरेज, तो वो कितनी है? वो 427 ग्राम पर डे है, तो हिमाचल की उससे कहीं ज़्यादा है। 2012-13 में अगर हम बात करते कि 2012-13 में मिल्क एबिलिटी जो है वो कितनी थी हिमाचल की, तो वो 455 ग्राम जो था वो थी। हिमाचल में जो है वो मिल्क प्रोडक्शन की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो कितनी है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को CAGR बोला जाता है, तो ये 3.4% है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जो एस्टिमेटेड मिल्क की प्रोडक्शन है 2025-26 में वो कितनी है? वो 17.50 लाख जो है वो 17.50 लाख टन जो है वो है, तो वो भी जो है वो ध्यान रखना। तो मिल्क के बारे में जो है वो सारा पता आपको यहाँ पर जो है वो चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड बिटवीन लाहौल एंड भरमौर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो लाहौल और भरमौर के बीच में जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पासेज जो हैं वो आते हैं, मोस्टली याद रखना बहुत आसान है अगर अच्छे से रिवीजन जो है वो आप करते हैं। तो लाहौल और भरमौर के बीच में जो इनमें से पास आता है कि दुग्गी सबसे पहले जो है वो दुग्गी दर्रा जो है वो दिया गया है। तो दुग्गी दर्रा जो है ये लाहौल और भरमौर के बीच में ही आता है, पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे हमारे पास दुलची भी दिया गया है, दुलची जो है वो मंडी को कुल्लू के साथ जो है वो जोड़ता है। दराती दर्रा भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है, ये चंबा को पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। तेलंग दर्रा यहाँ पर दिया गया है, ये चंबा को कांगड़ा के साथ जो है वो जोड़ता है। तो दुग्गी दर्रा आपने जो है वो ध्यान रखना है कि दुग्गी दर्रा जो है वो दुग्गी दर्रा इंपॉर्टेंट दर्रा है, ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ने वाले दर्रों में जो है वो एक कालीचो दर्रा भी जो है वो आता है, कालीचो दर्रा भी इसमें जो है वो आता है। इसी में जो है वो हम कुगती पास भी जो है वो पढ़ते हैं, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम बहुत बार पढ़ते हैं, कुगती पास हो गया इसमें ही एक छोबू पास भी जो है वो आता है, छोबू पास भी इम्पोर्टेंट है। और इसी में जो है वो एक सिप्तिंग पास भी जो है वो आता है, कौन सा? सिप्तिंग पास भी जो है वो इसमें जो है वो आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो आप कमेंट कर कर बता दीजिए। ये एक पादरी दर्रा जो है वो आता है, पादरी दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है हिमाचल में, ये आपने जो है वो कमेंट कर कर जो है वो बताना है।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश अचीव 100% रूरल टैप वाटर कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हिमाचल ने जल जीवन मिशन के तहत 100% यानी कि 100% ग्रामीण नल के पानी की कवरेज जो है कब प्राप्त की। स्टार लाइनर क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। इससे पिछला पार्ट जो था हमारा ना मिशन एलाइड का, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। पहले तो ध्यान रखना है कि पंचायत सेक्रेटरी पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही स्लॉट से इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट शीट्स आपके लिए रहने वाली है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो एज पर ऑफिशियल सिलेबस आप टेस्ट शीट्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर अगर आप अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31 आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में जो है वो इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।